हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत टाइम बाद मिलना हुआ, बहुत काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड भी नहीं हो पा रही थी, हमारे सेट पेपर्स भी कवर नहीं हो पा रहे थे, तो कुछ कारण बस हमारा सेट पेपर्स रुक गए थे। ठीक है, तो हम वापस कंटिन्यू करेंगे इन सेट पेपरों को और कंटिन्यू बैक टू बैक हम डे वाइज में आपको ये सेट पेपर कंप्लीट कराएंगे। क्लियर है। और हो सका तो मैं आपको सेट पेपर ये लाइव भी लेकर आऊँगा बहुत जल्दी और आपकी क्लासेस भी हम लाइव कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आज देखेंगे आप सेट पेपर, आपका 8 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं आपके सेट पेपर के अंदर। आज लगाएंगे आप 90 नंबर का सेट पेपर। क्लियर है, यानी कि 9 नंबर का आपका सेट पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं हम आज लोग। ठीक है, चलिए तो आज आप पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी किसी बैंक से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपए उधार लेता है, तो एक साल में उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। क्लियर है। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी किसी बैंक से कितने परसेंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, 12%। वार्षिक साधारण ब्याज, कौन सा इंटरेस्ट है आपका, साधारण ब्याज है, की दर से कितने रुपए लिए आपके, 20,000 रुपए। यानी कि आपने जो मूलधन लिए इसे आप कहोगे मूलधन। कितने मूलधन लिया आपने, प्रिंसिपल जिसे आप कहोगे, तो आप कहोगे 20,000 रुपए आपने उधार लिए। क्लियर है। और उससे कितने साल में लौटाना है आपको, एक साल में। तो एक साल में जो राशि चुकाओगे आप उस पर क्या करोगे, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे और 20,000 के ऊपर जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो ब्याज रहेगा और 20,000 रुपए आपको वापस करना है, तो वो आपका मूलधन रहेगा। क्लियर है। तो जब आप मूलधन और ब्याज दोनों वापस कर देंगे तो आपका मिश्रधन कहलाएगा। क्लियर है। तो 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक साल का रिटर्न करना है, तो एक साल में आपका सिर्फ 12% ही आपको ब्याज देना है। तो आप इसका 12% निकालने जाएंगे तो 12 दूनी कितना होगा आपका 24 और ये आपका 00, यानी कि 20,000 रुपए का 12% की दर से आप 2400 रुपए क्या करेंगे, उस व्यक्ति को उधार लौटाएंगे। क्लियर है। अब देखो 2400 रुपए तो आपको उधार लौटाना ही लौटाना है इसको, 20,000 रुपए आपके पहले से है उसके, तो 20,000 रुपए और ये 2400 रुपए आपके, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, सर ये टोटल हो जाएंगे आपके 22,400 रुपए। कितने रुपए हो जाएंगे आपके, 22,400 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को लौटाना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 4 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, मतलब इसका जो मध्यानुपाती होगा वो आपका क्या होगा, इसको आपको ज्ञात करना है। तो आपको बताया मैंने मध्यानुपाती, देखो मैं आपको पूरा बेसिक से समझा रहा हूं, इसका ट्रिक भी होता है लेकिन आप पहले इसका बेसिक समझो। देखो ये कह रहा है आपसे 4 है और एक 16 है, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है वो निकालो। अब निकालना है तो हमें नहीं पता तो आप उसे क्या कहोगे, x, मतलब इस x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको समानुपात की आवश्यकता होती है, और समानुपात क्या कहता है, आपके दो अनुपातों के बीच का संबंध स्थापित करता है। एक समानुपात दो अनुपातों के बीच में संबंध स्थापित करता है, तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, दो अनुपात क्रिएट करने पड़ेंगे। अब कैसे करोगे, तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, ये x जो होगा बीच वाली जो संख्या होती है एक बार आगे वाले के साथ रहेगी और एक बार किसके साथ रहेगी, पीछे वाले के साथ। तो आप कहोगे ये हो जाएगा 4:x और एक बार हो जाएगा आपका x:16, यानी कि एक बार 16 के साथ एक बार 4 के साथ, तो ये क्या बना लेगा, आपका समानुपात क्रिएट कर लेगा। हो गया समानुपात। अब समानुपात हो गया मतलब क्या होता है, समानुपात मतलब बराबर होता है, और यह अनुपात मतलब क्या होता है आपका बटे में। तो ये कितना हो गया, 4/x बराबर x/16 हो गया यहां तक। अब देखिए आप यहां पर 16 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 × में आपका 16 हो जाएगा, और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप x का स्क्वायर हटाएंगे यानी कि x लगाएंगे, यहां पर रहने देंगे, तो आपका जो स्क्वायर होगा इन पर आकर क्या ले लेगा, रूट ले लेगा। अब 2 को बाहर निकालोगे तो कितना आएगा आपका, सॉरी 4 को बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, और 16 को बाहर निकालोगे तो 4 आएगा, तो x का मान इस प्रकार आपसे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपका मध्यानुपाती आपको क्या पता चल जाएगा, आपका 8 है। तो आपका जहां भी ऑप्शन 8 होगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप समझिए। अगला क्वेश्चन है आपसे, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिए। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य
20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने आपको ऑफलाइन बेसिस में ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम कराया और ये आपके आर्मी सेट पेपर में पूछा गया। क्लियर है? तो आपको इसको क्वेश्चन को आंसर देना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए मैं आपको कंप्लीट करा देता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे इसे। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। तो 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के आपस में क्या है, ये बराबर है। तो आपने क्या करा, बराबर दिया। देखो इसने खुद ने कहा है कि 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है आपका वो क्या हो गया, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अच्छा यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। 4 से काटोगे तो 4 बार गया, 4 से काटेंगे तो 5 बार गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4CP इज इक्वल टू में 5SP हो गया यहाँ तक। चलिए तो आपका ये क्या हो जाएगा, CP अपॉन में SP इज इक्वल टू में आपका हो जाएगा 5 अपॉन में 4 हो गया आपका 5 अपॉन 4। तो यहाँ पर CP की वैल्यू क्या शो कर रहा है 5 और SP की वैल्यू क्या शो कर रहा है 4। मतलब सीधी सी बात आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि 5 रुपए में खरीदा है, एक वस्तु को 4 रुपए में बेचा है। तो आपको पता चल गया कि 1 रुपए का आपको लॉस हो गया। अब 1 रुपए का ये जो लॉस हुआ है ना, किस पर हुआ है, आपके 5 रुपए पर। क्यों हुआ 5 रुपए पर, 4 पर क्यों नहीं बोला है? रीजन इसका है सर, इसके पीछे रीजन क्या है इसका कि बोले सर हमारा कॉस्ट प्राइस 4 रुपए था तो इसी के ऊपर हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी कि 5 रुपए मिलने की जगह हमें कितने मिले, 4। तो 1 का नुकसान हुआ कितने पर, आपके 5 पर। 1/5 को आप क्या कहते हैं, डाइट आपका 20% कहते हैं। और ये आपका क्या हुआ था, लॉस हुआ था, इसलिए आपने क्या यहां पर बोल दिया, हानि हो गई। क्लियर है? 1/5 को आपने 20% कहा है तो आपका आंसर कितना होगा, 20% हानि। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, सुनिए मेरी बात को बेटा, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो तो देखो सभी 1 से लेकर, याद रखना 1 से लेकर सभी प्राकृतिक, 1 से लेकर n तक बता रहा हूं मैं, 1 से लेकर n तक की प्राकृत मतलब होता है जो आपकी गिनती होती है, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होगा आपका n+1 2n+1 अपॉन में 6। यह क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे यहां पर। देखो n मतलब आपका लास्ट नंबर होता है, लास्ट नंबर कितना हो गया 50, तो आपने n की जगह कितना रखा 50, फिर ब्रैकेट के अंदर 50 + 1 मतलब कितने हो गए आपके 51। डाइट लिख रहा हूं बेटा मैं यहाँ पर, कितना हो गया आपका 51 इंटू, यहाँ पर देखो n की वैल्यू 50 रखोगे तो 50 दूनी कितना होगा 100 और 100 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 101 बटे में कितना हो जाएगा आपका 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद सॉल्व करेंगे। इसे 2 से काटेंगे तो कितनी बार गया आपका 3 बार, 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार गया 25 बार, 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार गया आपका 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 7 21। क्लियर है? तो यहां पर कितनी बार गया आपका 17 बार गया। तो आपको क्या करना है, यहां पर मल्टीप्लाई कर देना। डाइट यहां पर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना। अच्छा 25, एक काम करो यहां पर 17 मल्टीप्लाई 25 का 1 में करोगे तो 25 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया आपका 25 और 0 में करोगे तो आपका 0, 25 का फिर वापस करोगे तो 25 हो गया। क्लियर? तो देखो 25 एकम 25 की 5 हासिल आया था 2, 25 का 0 में करा तो 0 हासिल का 2 लिख दिया, 25 एकम 25 हो गया आपका। हो गया यहाँ तक। अब देखो 17 का और मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर आपको, तो 17 पंजे कितना होगा 17 पंजे 85 की 5 हासिल आया 8, 17 पंजे 17 34 17 कम 17 चौका 17 85 की 5 हासिल आया 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने हो गए आपके 34 और 8 हो गए आपके 42, तो 42 की 2 हासिल आया आपका 4, 17 पंज 85, 85 और 4 कितने हो गए 89 की 9 हासिल आया आपका 8, 17 दूनी 34, 34 और आपके कितने हो गए 8 आपके 42, तो 42 925 आपका क्या होगा आंसर होगा। तो 42 925 आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। यहां से अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा समझने की कोशिश करिएगा।
समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है, मतलब आपको समचतुर्भुज का फॉर्मूला बताना और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर डायरेक्ट बात करता हूँ समचतुर्भुज की क्या होता है। तो देखो समचतुर्भुज क्या होता है, जिसके आपकी चारों भुजाएं तो आपस में बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं तो आपस में क्या हो बेटा, बराबर हो, लेकिन उसके विकर्ण क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, उसे कहते हैं हम समचतुर्भुज। देखो इसकी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये चारों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, लेकिन इसके डायगोनल क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसके डायगोनल क्या हो जाएंगे, अलग अलग। जैसे एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल आपका ये हो गया, तो ये दोनों विकर्ण क्या हो गए, अलग अलग, इसलिए इसे कहा जाता है सर ये क्या हो गए, डायगोनल अलग अलग हो गए, तो इसलिए कहा जाता है इसे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के अंदर क्या होता है, चारों की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो लेकिन उनके विकर्ण अलग अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, समचतुर्भुज। तो इसका फॉर्मूला होता है d1 इंटू में d2 अपॉन में 2, मतलब सीधी बात है उनके विकर्णों का गुणनफल बटे में 2। तो देखो उनके विकर्णों का गुणनफल बटे में 2, मतलब 1/2 का मतलब होगा सीधी बात, उसे क्या कर रहा है, वो आधा कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये आपका हेरोस फॉर्मूला है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आपका हेरोस का फॉर्मूला हो गया है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा समझिए। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दे दिया आपको, 4:5 है। यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 100 हो और उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। सीधी बात है, देखो सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है, संख्याओं का अनुपात। आप कहोगे आपको दिया है संख्याओं का अनुपात, तो संख्याओं का अनुपात दिया तो आप वही लिखोगे 4:5, 4:5 दे दिया। अब इनके पीछे आप x लगाओगे तो ये संख्याएं बन गई। अब आपने दोनों के पीछे क्या लगा दिया, x लगा दिया, तो ये क्या बन गई, संख्या है। अब आपको पता है ये x ऐसा नंबर है जो दोनों के पीछे में से कॉमन हो रहा है। सर x ऐसा नंबर है जो दोनों से क्या करा जा रहा है, कॉमन लिया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इनका HCF हो जाएगा। तो HCF भी कह सकते हैं हम, क्या हो जाएगा, इनका HCF हो गया, इनका x हो गया। क्लियर है। तो देखो दो संख्याएं क्या हो गई, 4x और एक हो गई आपकी 5x। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं संख्याओं का HCF इंटू उन्हीं संख्याओं का LCM। तो लघुत्तम समापवर्तक आपको कितना दिया है, 100 दिया, तो आपने यहां पर रख दिया 100। क्लियर है यहां तक। चलो अब देखो एक x से आपका एक x कैंसिल हो गया, आपका 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 से इसको काटा कितनी बार गया, 20 बार। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 से काटेंगे आप कितनी बार गया, 5 बार। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई क्या, 5 बार हो गया। फिर इसके बाद में आपको यहां पर x का मान कितना मिल गया, 5। x का मान कितना मिल गया बेटा, 5। तो आपको क्या पूछा गया, तो उनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने बोला था HCF कितना था आपका, x। क्यों बोला था, क्योंकि इन दोनों नंबरों के अंदर से कॉमन आ रहा था। और आपको पता है HCF क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं में से बड़े नंबर को आप कॉमन कर सकते हो, उसे क्या कहते हो आप, HCF। तो यहां पर सिर्फ आपका क्या कॉमन आ रहा था, x आ रहा था, इसलिए आपने इसको क्या बोला था, HCF बोला था। तो वो आपका HCF कितना हो गया, 5। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहां पर, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे x का मान ज्ञात करिए। यदि आपके पास में दिया हो, हमने दिया है आपको x² माइनस का 16x है, x² माइनस का 16x प्लस में 63 इज इक्वल टू में 0। अच्छा यहां पर देखो आपको क्या करना है, यहां पर ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका आपस में गुणा करने पर आपका प्लस का 63 मिले, लेकिन आपस में जोड़ने घटाने पर आपको क्या मिले, माइनस का 16 मिले। तो भाई ऐसे दो नंबर सोचिए। तो आपको पता है कि 9 7 63 होता है, 9 7 63। तो आप बोलोगे x², तो ये आपका, लेकिन यहां पर कितना हो जाएगा, -16x को क्या लिख सकते हो, माइनस का 9x और माइनस का क्या लिख सकते हो, 7x प्लस में क्या हो गया आपका 63 बराबर में 0। तो देखो माइनस का 9 माइनस का 7 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनाएगा आपका, प्लस का 63 बनाएगा। प्लस का क्या बना लेगा यहाँ पर 63, और माइनस के 9 और माइनस के 7x को जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा आपका, माइनस का 16x बनाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको यहाँ तक। चलिए तो यहाँ पर आप कॉमन लेंगे x को, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अकेला बचेगा आपका x। यहाँ से ऑलरेडी x बाहर जा चुका, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर यहां से आप क्या करेंगे सर, माइनस के 7 को कॉमन लेंगे, x दोनों में नहीं है इसलिए x को बाहर नहीं लेंगे, x आपका यहां बचेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, जब माइनस यहां पर बाहर आ चुका है तो यहां पर भी आपको माइनस लेना पड़ेगा, ताकि ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये आपका प्लस बना सके। क्लियर है।
चलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लाई 7 करेगा उसके साथ तो 63 बना दे। तो आपको पता है सर 7 से ही 63 को डिवाइड कर दो तो वो नंबर अपने आप पता चल जाएगा 9 होगा। यहां तक क्लियर हो गई। फिर देखो आगे आप यहां पर क्या करोगे सर, यहां पर बराबर 0 चल रहा है तो यहां पर कहोगे x माइनस का 9 दोनों जगह से कॉमन ले लो। जब दोनों जगह से कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा x और यहां क्या बचेगा आपका 7 और ये बराबर में 0। यहां पर x माइनस 9 बराबर 0 एक बार इसके साथ लेंगे, x माइनस 7 बराबर 0 इसके साथ लेंगे, x बराबर 9 आएगा और यहां x बराबर कितना जाएगा 7। तो x का मान एक बार 9 आ गया, एक बार क्या आ गया 7 आ गया। तो एक बार 9 एक बार 7 है तो आंसर कितना हो गया आपका 9 7। मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी होगी 2 वैल्यू होंगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है बेटा? चल बढ़िया, मजा आ रहा है ना? ठीक है, चलिए भाई आपको बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन मिल रहा है इसलिए आपको ज्यादा मजा आ रहा होगा। ठीक है ना, करने में भी आसानी और अच्छी भी बात है बेटा। देखो हमेशा कभी भी शुरुआत जो करी जाती है धीरे धीरे ही करी जाती है। कभी भी अचानक कभी भी आप किसी बिल्डिंग पर चढ़ना है तो अचानक एक आपको नहीं चढ़ा जाता है, आप स्टेप बाय स्टेप ही आप किसी भी मंजिल को आप पार कर जाएंगे। क्लियर है? और यदि आपने एक साथ सोचा कि भाई एक साथ चढ़ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, और एक साथ उतरने की सोचा तो भी आपको पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना बात को? यदि आप किसी 5 मंजिल से आपको डायरेक्ट एक बार में उतरना है तो आप छलांग मारिए, उसका दुष्परिणाम मिलेगा आपको। क्लियर है ना? और यदि आप स्टेप बाय स्टेप आप उतरेंगे तो आपको आसानी भी होगी और आप आराम से, आपको बिना कोई नुकसान के आप आराम से वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है। नहीं तो कहां पहुंच जाएंगे? यदि आपने अचानक सोचा तो कहां पहुंच जाएंगे? समझ गए इस बात को? हाँ चल बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, करिए भाई फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहां पर? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपसे एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि लंबाई 36 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब ये आपसे घनाभ की बात कर रहा है। घनाभ क्या होता है? एक आपके कमरे के आकार का होता है। सीधी बात कह सकते हैं आपका जो कमरा होता है या हॉल होता है वो कैसा होता है? आपके घनाभ के आकार का। अच्छा इस समय मैंने कमरा क्यों बोल दिया? कमरा भी क्यों है? क्योंकि कमरा आपका या तो बराबर भी हो सकता है अलग अलग भी, लेकिन इसने क्या करा, लंबाई अलग चौड़ाई अलग और इसकी ऊंचाई अलग बोली। तो यानी कि ये लंबाई जो हो गई इसकी हमने क्या बोला सर, इसने लंबाई बोली तो आपने बोल दिया इसकी लंबाई जो है वो 36 हो गई। चौड़ाई कितनी दी इसने? 28 मीटर इसने चौड़ाई दे दी। फिर इसकी ऊंचाई कितनी दे दी इसने? 8 मीटर इसने ऊंचाई दे दी। तो ये क्या हो गया? इसकी लंबाई हो गई ये आपकी, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। तो एक बात बताइए, इसकी चारों दीवारों का बात करना है, यानी कि इस कमरे के आसपास में जो चारों दीवारें खड़ी हुई हैं उसका क्या करना है आपको भाई? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर है? अब देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे ज्ञात करना है। मेरे पास में कुछ है, ठीक है, चलिए इसको समझो, इससे समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, ये मान के चलो आपके पास में एक कमरा है, ठीक है ना, भाई कैमरे का बॉक्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ इधर समझो, ये एक कमरा है, समझ गए आप लोग? देखो इसकी लंबाई कितनी है? इतनी ये लंबाई है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा लंबा हो गया। इसकी चौड़ाई की बात करूंगा तो ये इसकी चौड़ाई होगी भाई, और ये इसकी हाइट हो गई। ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई, और ये क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई। बात समझ गए? तो देखो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना मतलब सर आपको ये निकालना है। अब ये निकालने में क्या क्या जरूरत है मुझे? एक तो इसकी लंबाई का पता चलना चाहिए और दूसरा इसका क्या पता चलना चाहिए? ऊंचाई का। सुनना मेरी बात को, बिना फॉर्मूले के, फॉर्मूला रटने से पहले समझो। बोले सर इसमें आपको एक तो लंबाई चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? इसकी हाइट चाहिए। ठीक है भाई, लंबाई इंटू में हाइट हो गया तो आपको ये मिल गया, इसका क्षेत्रफल मिल गया। अरे भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना। तो यहां ये समझ लो आपका ऐसे में लेटा हुआ है, ऐसे में लेटा हुआ है, तो ये इसकी लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, तो इसका क्षेत्रफल पता चल गया। अब पता चल गया, अब मेरी बात सुनो, ये दीवार खड़ी हुई है, क्लियर है? अब जितनी ये दीवार है उतनी तो आपकी ये पीछे भी है ना, जो इतनी है यहाँ सामने तो उतनी आपकी कहाँ होगी? पीछे। यानी कि सर आपको ये लंबाई इंटू ऊंचाई एक बार नहीं सर कितनी बार पता करना है? 2 बार। हो गया काम खत्म इसका आगे पीछे का, ये 2 दीवार कंप्लीट हो गई। अब आते हैं इसके सामने वाली दीवार पर। चलो भाई, सामने दीवार पर ये क्या है? आपकी चौड़ाई, और ये क्या है? इसकी हाइट। तो यहाँ पर ये चौड़ाई इंटू हाइट से आपका क्या हो जाएगा? ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपने कहा सर चौड़ाई मतलब b और हाइट मतलब h, हो गया। लेकिन सर बात एक ही की नहीं है सर, आपकी फ्रंट ये है तो इसका बेक भी तो है, तो उतना ही जितना इसका फ्रंट होगा उतना ही इसका क्या होगा? बेक होगा। तो ये कितने हो जाएंगे? 2, और दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएंगी चारों दीवारें कंप्लीट।
हो गई चारों दीवारें कंप्लीट। तो आपका इस तरह से क्या हो जाएगा भाई, ये चारों की चारों आपकी दीवारें कंप्लीट हो जाएंगी। देखो इसके अंदर ना तो हमने छत को लिया और ना इसका फर्श को लिया, ये चारों दीवारों की बात कर रहा था तो हमने सिर्फ इसकी चारों दीवारों को कैलकुलेट कर लिया। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे बन जाता है, यहां से आप देखो दोनों में से क्या कॉमन लग रहा है आपको, 2 कॉमन लग रहा है। इसके अलावा इसमें भी H है, इसमें भी H है, तो H भी कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा आपका L और यहाँ क्या बचा आपका B। तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका 2H ब्रैकेट के अंदर L प्लस में B। तो ये किसका क्षेत्रफल बनता है मेरे भाई, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवार, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बात समझ गए ना यहाँ तक, ठीक है। चल अब देखो ये दो, हाइट कितनी है इसकी 8, इसकी लंबाई कितनी है 36 और चौड़ाई कितनी है इसकी 28 है। क्लियर है। चलिए 2 × 8, 8 दूनी कितना हो गया आपका 16। क्लियर है। और 36 और 28 कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 हासिल आया 1 और ये कितना हो गया 16। मल्टीप्लाई कर दो, 16 चुके कितना होगा 16 चुके 64 की 4 हासिल आया 6, 16 चुके 64 16 85 16 छके 96 96 और आपका 4 हो गया 100 100 और 2 कितने हो गए आपके 102। तो आपका कितना हो गया भाई 1024। और आपका यदि इसमें क्या है मीटर, क्या लगा मीटर लगाए तो मीटर का क्या लगेगा स्क्वायर। अच्छा मीटर का स्क्वायर क्यों लग रहा है, क्यूब क्यों नहीं लगाए यहाँ पर, क्यूब सर आयतन की बात नहीं करी, इसने किसकी बात करी ओनली क्षेत्रफल की बात करी, इसलिए क्या लगेगा इसका क्षेत्रफल में स्क्वायर लगेगा। क्लियर है। चलिए भाई तो आंसर कितना होगा आपका 1024। ठीक है चल समझ में आया ना, इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करते, 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करते हैं। सुनिए मेरी बात बेटा, देखो आपको कहा गया यहां पर कि 3 पुरुष हो या तो 3 मेल हो, ठीक है ना, 3 पुरुष यानी कि 3 मेल हो या तो 5 वुमेन हो, 3 मेल हो या 5 वुमेन हो, मतलब 5 महिलाएं काम करने आए या तो 3 आदमी काम करने आए, किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे ये 12 दिन में। मतलब आदमी भी आएंगे तो भी 3 आदमी आएंगे तो भी 12 दिन लगेंगे, महिलाएं 5 महिलाएं आएंगी तो भी आपके कितने दिन लगेंगे 12। तो ये दोनों में आपस में क्या हो जाएंगे काम खत्म हो जाएंगे, तो इन ये लोग का काम और ये लोगों का काम आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, मतलब ये जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम इनको भी करना पड़ रहा है। क्लियर है। चलो अब यहाँ पर देखो एक साइड में हम एम और एक साइड में उसी साइड में हम डब्ल्यू ले आएंगे। एम मतलब एक महिला, एक एम का मतलब होगा एक मेन और ये एक वुमेन को शो करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर कितना बच्चा आपका 5 × 12 और इधर नीचे आ जाएगा तो आपका ये कितना आ जाएगा 3 × में 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया तो आपका एम अपॉन में डब्ल्यू कितना आ गया 5/3 आ गया। हो गया यहाँ तक। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर एम की वैल्यू 5 है तो वुमेन की वैल्यू कितनी होगी 3। अब ये वैल्यू नहीं है सर, इनकी इफिशियंसी को शो कर रहा है, अनुपात में किसको शो कर रहा है, ये आपके इनकी इफिशियंसी मतलब इनकी ताकत को शो कर रहा है कि सर जो आदमी एक काम कर रहा है, एक आदमी जो काम कर रहा है वो 5 काम करता है, उतने ही समय में एक महिला कितना काम करती है 3 काम करती है। इसलिए महिला ज्यादा जरूरत है और पुरुषों की कम जरूरत है। क्लियर है। उतने ही दिन में काम समाप्त करने के लिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सर 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को, उसी किस काम को, तो बोले सर ये स्टार्टिंग में जो काम कर रहा है ना, जैसे ये वाला हमने ले लिया, एक कोई भी ले लो आप, चलो ये ले लेते हैं 5 × में वुमेन की जगह पर कितना रखोगे आप 3 रखोगे, ये 3 हो गया इंटू में 12। तो ये स्टार्टिंग में इतना काम कर रहे थे, कितना हो गया 12 × 5 = 60, 60 कितना हो गया आपका 180। तो ये टोटल कितना काम हो गया इनका 180 आपका टोटल वर्क हो गया। इतनी बात समझ गए। अब इस 180 काम को सुनना मेरी बात को बेटा, इस 180 काम को कौन करेगा, तो यहां पर कह रहा है कि 6 पुरुष और 5 महिलाएं, 6 पुरुष, अब पुरुष मतलब एम और 5 महिलाएं, महिला मतलब आपका वुमेन। क्लियर है। तो यहां पर देखो 180 डिवाइड बाय 6, एम मतलब आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 5 × में वुमेन कितनी है इफिशियंसी 3 है, वुमेन की कितनी हो गई 3 हो गई, तो यहां पर आपने रख दिया 3। क्लियर है। इसे आगे इधर सोल्व करूंगा तो यहां पर 180 अपॉन में 5 का कितना हो गया आपका 30 और यहां पर कितना हो गया 5 × 15, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन में कितना हो जाएगा 45 और 45 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार में चला जाएगा 4 बार में, 45 दूनी 90, 90 दूनी कितना हो गया आपका 180। तो आपका कितना दिन जाएगा आपका 4 दिन आपका राइट आंसर होगा।
इतनी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, यदि आपको बेटा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस जो होंगी आपके नोटिफिकेशन आपको आसानी से जल्दी मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4x² माइनस का 9 इसका गुणनफल, गुणनखंड मतलब इसको टुकड़े करना है, इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, फैक्टर। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 4x² माइनस का 9। क्लियर है? अब देखो इसे गौर से देखना बेटा, यहां पर क्या दिख रहा है? बोले सर 4 को आप 2 लिख सकते हो, x को x रहने दो, x का तो ऑलरेडी स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर आप कर दोगे तो यह क्या हो जाएगा 4। तो देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, तो 4x² हो जाएगा। माइनस 9 को क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, इतना कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, कैंसिल कहाँ से होगा? ओके, वो वही तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से हो रहा है। घबराहट डरा दिया सर आपने अचानक। पानी कहाँ है? पानी रखा है क्या? ले लूंगा सर 1 मिनट में, गला सूख गया है बहुत तेज। चलो तो देखो बेटा, चलिए यहां पर समझिए, देखो 4x² यहां पर देखना इसको, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो 2x का पावर यहां पर बन गया, फिर से कैंसिल करते हैं यार। देखो चलो बेटा यहां पर समझने की कोशिश करना है, 4x² माइनस 9 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी आप क्या करोगे? 4x² माइनस 9 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर समझो, इस 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर, ये x² ऑलरेडी लिखा है, और ये आपका 9 को क्या लिख सकते हो? आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो आपने लिख दिया इसको 3 का स्क्वायर। अब देखो इन पर दोनों पर डबल अलग अलग लग रहा है, तो एक साथ होल स्क्वायर नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो बिल्कुल, और यहाँ पर 3 का डायरेक्ट स्क्वायर चल रहा है। हो गया यहाँ तक क्लियर? चलिए तो देखिए यहाँ पर फिर आप कहोगे कि सर ये a मान लीजिए, इसे b कहिए, तो ये a² माइनस b² हो गया। आपने बहुत ज्यादा फॉर्मूला पढ़ा है कि a² माइनस b² बराबर होता है, एक बार प्लस में लिख दो a प्लस बी, और एक बार उसी को क्या लिख दो? माइनस में लिख दो। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, यहां पर लिखोगे आप 2x माइनस का 3, और एक बार हो जाएगा आपका 2x में प्लस में 3। तो एक बार हो गया 2x माइनस 3 और एक बार हो गया 2x प्लस 3। 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए भाई यहां तक क्लियर हो गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ अगला क्वेश्चन करिए बेटा, अगला क्वेश्चन आप जब तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आंसर क्या है आप लोगों ने करके देख लिया होगा। चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका। आपसे कह रहा है क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा समझने की कोशिश करिएगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है बेटा? बटे में लिखना। x प्लस वाई अनुपात x माइनस का y बराबर में 4 बटे में 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो एक का मल्टीप्लाई x प्लस वाई में करोगे तो x प्लस वाई ही रहेगा, और 4 में करोगे तो आपका हो जाएगा 4x माइनस का 4y। क्लियर हो गया? चलो अब यहाँ पर x वाले को यहीं रहने दो, 4x को, इस x को इधर ले आओ। यहाँ पर आपका y ऑलरेडी था, इस y को इधर ले आओगे तो 4y आपका कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। हो गया? फिर इसके बाद देखो ये 4y और 1y कितना हो जाएगा आपका? 5y। 4x में से 1x जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 3x। हो गया यहाँ पर। फिर देखो इसके बाद में यहाँ पर आप कहोगे कि सर x अपॉन में y बराबर हो जाएगा आपका 5 अपॉन में 3। 5 अपॉन में 3, x अपॉन में y बराबर हो गया आपका 5 अपॉन में 3। मतलब आपसे पूछा x अनुपात y बताओ, तो आपका कितना हो जाएगा? x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 3। मतलब आपका 5/3 क्या होगा? आंसर होगा। तो ये आपका 5/3 है। चाहे अनुपात में होता तो अनुपात में बता देते, और बटे में तो आपका बटे में बता देंगे। क्लियर है? चलिए भाई चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए जरा। अरे यार ये कोई क्वेश्चन है क्या? देखिए जरा, 500 रुपए का 10% क्या होगा? हट, ऐसा क्वेश्चन करेंगे क्या आप लोग? तो इससे एडवांस हो ना भाई, ऐसा क्वेश्चन करोगे। 500 का 10% बताओ, 500 का 10% बताओ,
बताओ कितना होगा, 50 होगा, खत्म। हट, ऐसा क्वेश्चन करोगे भाई, बढ़ोगे, शर्म आ गई होगी क्वेश्चन को भी यहाँ पर, ठीक है। चल, क्या कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इधर समझिए। यहाँ पर लाइट क्या, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे यहाँ पर, देखो बेटा, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचता है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अरे भाई, जब 450 रुपए में कह रहा है कि बेचना है तो हमने कहा बेच दो 450 रुपए में, तो बेचा कब जाता है प्रतिशत में, तो जब आपने हानि ली है 10% की, तो 100% में से आप 10% कम पर बेच रहे, 100% में से 10% कम पर बेच रहे, तो आप डायरेक्ट भी तो इसको क्या कह सकते हो, इसको डायरेक्ट क्या कह सकते हो परसेंट में, 90% पर सेल कर रहे हो, वो भी कितने में कर रहे हो, 450 में। जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, 9 पंच 45, तो 1% की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी, 5। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य क्या होगा, 100%, 100 का मल्टीप्लाई इधर तो 100 का मल्टीप्लाई इधर, तो 100 का मल्टीप्लाई उधर कर दिया, तो आपका आंसर कितना हो गया, 500। तो आपका आंसर क्या होगा, 500 होगा। क्लियर है, चलो भाई आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो, कोई धनराशि 3 वर्ष में 2400, कोई धनराशि 3 वर्षों में 2400 रुपए तथा 4 वर्ष में 2520 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, कोई धनराशि 3 साल में कितनी हो रही है, 2400 रुपए, और 4 वर्ष में कितनी हो गई, 2520 रुपए। कोई दिक्कत नहीं सर, 3 साल में हमारा जो पैसा था वो 2400 रुपए हो गया, और 4 साल में आपने कितना कर दिया, 4 साल में कितना हो गया यहाँ पर 2520 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कोई धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर कहना था वैसे इसे, ठीक है ना। तो कोई धनराशि 3 वर्षों में 2400 रुपए और 4 वर्ष में 2520 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। चलो कुछ नहीं कहा तो सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 साल का ब्याज कितना मिल गया, क्योंकि 3 से 4 साल बने हैं तो 1 साल हो गए, और 1 साल में आपको कितना ब्याज मिल गया, 120 रुपए ब्याज मिल गया। तो आप कहोगे 1 साल में, मेरी बात को समझना बेटा, 1 साल में 120 रुपए मिला है। आपको पता है यहाँ पर जो पैसा मिला है आपको 3 वर्षों का पैसा, 3 वर्ष का ब्याज मिलकर आपको 2400 रुपए हुए थे। तो एक काम करो, इसके अंदर 3 साल का ब्याज निकालो, तो हर साल साधारण ब्याज में जो पैसा होता है वो बराबर मिलता है। तो कितना हुआ अंशु, भारतीय 36, मतलब 3 साल में आपको 360 रुपए ब्याज मिल गए। तो 2400 रुपए के अंदर, मेरी बात को समझना, 2400 रुपए के अंदर 360 रुपए तो आपका ब्याज ही पड़ा हुआ है। तो आपका प्रिंसिपल कितना था, 2040, मतलब आपका 2040 रुपए आपका क्या था 2040 रुपए जो था आपका क्या था भाई मेरे सर, प्रिंसिपल था। तो आप कहोगे इस 2040 रुपए पर 2040 रुपए पर 120 रुपए 1 साल का ब्याज मिला था मुझे, जो 3 साल में कितना हो गया था आपका, कितना हो गया था 2400 रुपए हो गया था। तो प्रतिशत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आपने कर दिया। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 4 एकम 4, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 300, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 51। जब 51 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 4 और 5, कितना हो गया सर, 5 बार गया 255, कितना बच गया आपका 45 बच गया, पॉइंट लगाया तो कितना हो गया आपका उसके पास में 450। फिर आप 8 बार जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 बार में 408 हो जाएगा, 408 हो जाएगा, और ये कितना आपका 450, 8 बार गया तो 5.8 ऑप्शन हाँ बिल्कुल है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5.8। देखो आप एक बार करके देख लो, बाकी ऑप्शन आपको बता देता है कि इनमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो 5.8% आपका अप्रोक्स में आंसर होगा, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन पर बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहां पर सुनिए बेटा, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 घंटे 45 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं। आपको सेकंड में निकाल कर बताना है, 3 घंटे 45 मिनट कितने सेकंड होंगे, आपको ये क्लियर करके बताना है। चलो चेक करते हैं यहां पर, देखो 3 घंटे और 45 मिनट को पूरे को सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। 3 घंटे और 45 मिनट है आपके, 45 मिनट है आपके, 3 घंटे और मतलब आपका है यहाँ पर कितने हो जाएंगे 45 मिनट,
ठीक है। चलो तो देखो 1 मिनट के लिए 3, ये HR है, HR में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, क्लियर है। देखो फिर अब इस मिनट की जगह भी क्या लिख सकता हूं, इस यहां पर दिख रहा है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो लिख दिए मैंने यहां पर 60 सेकंड, तो पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकंड में। इधर देखो यहां पर 45, और आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो यहां पर भी लिख दिया हमने 60 सेकंड, क्लियर होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कितना होगा, 6 छंकी 36, मतलब 3600 इंटू में 3 सेकंड यहाँ पर है आपका, ठीक है ना, प्लस, और ये कितना होगा आपका 0, 5 पंचा 30 की 0 हासिल आया 3, और 6 चुके 24, 24 और 3 कितने हो गए आपके 27, तो ये आपके हो जाएंगे 2700 सेकंड, क्लियर है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 2 0, 6 3 18 की 8 हासिल आया 1, 3 3 9 और 1 10, मतलब आपका 10,800 सेकंड ये हो गए आपके, और ये आपके 2700 सेकंड ये वाले रखे, तो 10,800 और ये 2700 सेकंड कितने हो जाएंगे आपके, ये 2 0 7 दूनी 14 और 1 15 की 5 हासिल आया 1, और ये आपका 3, और ये आपका हो गया 13,500 सेकंड, तो 13,500 सेकंड आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बताइए कि इनमें से निम्न में से कौन सा एक ऐसा समूह है, कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है, मतलब इनमें से कौन सा अलग है आपका। चलो भाई जी करते, 7 से नहीं, बस 5 मिनट, 5 मिनट, हाँ देखो, देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है आपसे, यहां पर कह रहा है आपसे बताइए कि इनमें से निम्न में से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। ये आपका देखो 7 का मल्टीप्लाई आप 7 में करेंगे तो कितना हो गया, 7 7 49, मतलब 7 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, और ये आपका 8 का स्क्वायर, ये लेकिन 9 का स्क्वायर नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, इनसे भिन्न है, क्लियर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यदि A का मतलब प्लस है और B का मतलब आपका माइनस है, C का मतलब आपका मल्टीप्लाई है, तो D का मतलब डिवाइड है, तो आपको बताना है। देखो 16 A का मतलब क्या है, प्लस 16A, 14C, C का मतलब क्या हो गया, गुणा, और C के बाद में आपका 6, D का मतलब क्या हो गया आपका डिवाइड, ये आपका 3, और B का मतलब क्या है आपका माइनस, और ये आपका 6। चलो सॉल्व करते हैं इसे। देखो सबसे पहले डिवाइड, 3 से 6 को डिवाइड करोगे कितना आ गया आपका 2, फिर मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूनी कितना हो गया 28, ये आपका आगे प्लस का है और माइनस आपका पीछे का है, ये माइनस का है, ठीक है, माइनस का 6, 16 में से 6 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा 10, और 10 को 28 के साथ जोड़ेंगे तो आंसर कितना बनेगा आपका 38, तो आपका ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, त्रिकोणमिति का संबंध त्रिकोण से है, त्रिकोणमिति का संबंध त्रिकोण से है, तो उसी तरह क्षेत्रमिति का संबंध किससे होगा। अरे यार क्षेत्रमिति में ज्ञाति क्या करते हैं हम, क्षेत्रफल का ही तो पता करते हैं। क्यों, क्योंकि अभी बताया ना मैंने 2D आपका क्या करता है स्क्वायर में बताता है, और 3D क्या करता है क्यूब में, मतलब उसमें 3 डायमेंशन होती है, क्लियर है। चलिए अगला क्या कह रहा है आपसे, अगला कह रहा है आपसे BCFG का मतलब क्या कह रहा है, HILM है, NORS का मतलब बताना है। तो B से देखो आपका क्या बन गया है, BC, देखो यहां पर देखो BCDEF, मतलब देखो BC फिर देखो DEF, मतलब 3 आपका प्लस हो गया, यहां पर देखना, यहां पर कितने हो गए 3 प्लस हुए, फिर G के बाद में देखो तुरंत H आ गया, H के बाद फिर तुरंत I, देखो BC तुरंत लगे हुए, फिर यहां पर 3 का गया, फिर तुरंत कंटिन्यू हुआ, और यहां भी आपका कंटिन्यू हुआ, HI, फिर JKL, मतलब 3 आपके यहां भी प्लस हुए, फिर ML के बाद में M तुरंत आ गया, मतलब आपको भी यही करना है। देखो MNOPQR 3 प्लस हुए तब जाकर R आया, फिर RPQRS ये कंटिन्यू हो गया, फिर SPQRS PQRS T, फिर T के साथ में U, T के साथ U कहाँ है यह बता दो बस, तो आपका पहले ऑप्शन में फालतू देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वैसे आप कर सकते हो TU VWX, 3 आपको जोड़ना है, यहां पर 3 जोड़ेंगे, U VWX और ये आपका Y, तो देख लो TUXY। आपको जब पता चल गया था कि सर इसके अंदर कोई भी नहीं TU वाला, तो आपने डायरेक्ट आंसर लगा दिया, क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भिन्न है, बताइए भाई निम्न में से भिन्न है। चलो भाई अब 1 मिनट में मेरी बात सुनना,
आंखों से यहाँ पर क्या करा जा रहा है, देखा जा रहा है। कानों से क्या करा जा रहा है, सुना जा रहा है। नाक से क्या करा जा रहा है, सूंघा जा रहा है। स्वाद से जीभ नहीं है, जीभ से स्वाद होती है। समझ में ही बात है, जीभ से स्वाद होते, जीभ से स्वाद लिया जाता है, लेकिन स्वाद से जीभ नहीं लिया जाता है। और ये सारे के सारे देखो, आंखों से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, तो आपके स्वाद से जीभ नहीं होता है, ठीक है ना। तो जीभ से स्वाद लिया जाता है, ये हो सकता था, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां तक आपका ये कंप्लीट होता है। सेट नंबर 9 आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से हम अब अगले सेट पेपर के अंदर मिलेंगे, आपका सेट पेपर नंबर 10 के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप सेट पेपर लगाते रहिए बेटा, आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा और आपको इस तरह से क्वेश्चन लगाने में मजा भी आएगा। जब आप छोटे छोटे स्टेप चढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे बड़े स्टेप तक भी पहुंच जाएंगे। अभी कोशिश मत करिए कि आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को लगा पाएं। यदि आप बड़े बड़े क्वेश्चन को करेंगे तो आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए अब छोटे छोटे टारगेट को करते जाइए, आपसे मैथ्स बनने लग जाएगा और आप आराम से, पता नहीं चलेगा कब आप मैथ्स को सीख गए। क्लियर है। चलिए, तो इसके साथ में आपको शुभ रात्रि और जय हिंद।